अच्छा सुनो, हमारे सारे सारे तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गए थे। अब बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, वो हम पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चलो एक बार बता दे थोड़ा सा। जमीन से जमीन पे फेंका था, ये पढ़ा था। फिर हमने बिल्डिंग पे जाके ऐसे बॉल को फेंका, बिल्डिंग पे जाके ऐसे बॉल को फेंका, और बिल्डिंग पे जाके ऐसे फेंका, ये किया। फिर हमने तिरछे प्लेन पे जाके बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे गई बॉल। यहां पे जाके बॉल को ऐसे फेंका, ऐसे गई बॉल। हर तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया है, इसके अलावा है ही नहीं कोई। तो हमने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हमें करने हैं, तो ऐसे ही नोट डाल के पॉइंट लिखो। चलो शांत रहना। फॉर टू ऑब्जेक्ट्स टू कोलाइड, दो ऑब्जेक्ट कब टक्कर खाएंगे, कब कोलिजन होगा उनके बीच में, ध्यान देना। ये जमीन है मान लिया, ठीक है ना, जमीन है। जमीन से हमने एक बॉल को ऐसा फेंका और इसका स्पीड यू ए है, यू ए, और इसे हमने अल्फा एंगल पर फेंका, अल्फा एंगल पर। एक और बॉल है, हमने उसे जमीन से फेंका यू बी स्पीड से, और इसका एंगल बीटा है, और दोनों के बीच की दूरी डी है। अरे हमने क्या किया, जमीन से बॉल को इधर से फेंका, उसी समय पे इधर से फेंका, एक ही समय पे दो बॉल ऐसे फेंकी, दिख गया। अरे एक ही समय पे बॉल को ऐसे फेंका गया है, तो ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है। तो हमसे बोलेगा अगर हमने यूए स्पीड से अल्फा एंगल पर फेंका, यू बी स्पीड से बीटा एंगल पर फेंका, क्या ये बॉल आपस में टकराएंगी या नहीं, ये पूछा। बताओ भाई जरा, क्या टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। अरे दोनों के बीच की दूरी डी है, इसको यूए स्पीड से यूबी स्पीड से अल्फा एंगल बीटा एंगल में फेंका, तो ये बॉल ऐसे आएंगी। देखो क्या क्या केस बन सकते हैं, पहला ये बन सकता है, देखा, दूसरा ये बन सकता है, देखा, तीसरा ये बन सकता है, पहली गिर जाए, चौथा ये बन सकता है, टकरा जाए। ये केस बन सकते हैं, या तो ऐसा होगा ऊपर निकल गया या नीचे निकल गया, या पहले ही गिर गया, या फिर टक्कर खा गया। तो टक्कर कब होगी इनकी, ये पूछा है हमसे। समझ आया क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से कुछ है, इनकी टक्कर कब होगी। तो एक काम करते हैं, हम पहले टुकड़े करते हैं। बताओ इसका इधर टुकड़ा कितना होगा, यू ए कॉस अल्फा, और इधर कितना होगा यू ए। ऐसे ही इसका इधर टुकड़ा कितना होगा, यू बी कॉस बीटा और यू बी साइन बीटा। चलो अब तुम लोग बताना, जब टक्कर होगी, जैसे ये बॉल इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये ऐसे आके मान लिए टकरा गए, टकरा गए, टकराने पे क्या दोनों की हाइट बराबर नहीं होगी जमीन से। अरे इमेजिन करो जहां पर टकरा रहे हैं, टकराने वाले पॉइंट पर दोनों की हाइट क्या होगी। तो एक बात बताओ, अगर ये यहां से गया और ये इधर से आया, मान लेते हैं टकरा गए, तो टकराने वाले पॉइंट पे हाइट क्या होगी, सेम होगी भाई, हाइट सेम हो जाएगी। अच्छा अब ये बताओ, ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है, कॉस वाला, और ये जो साइन वाला कंपोनेंट है, इनमें से हाइट कौन चलाता है, हाइट, हाइट कौन सा वाला कंपोनेंट चलाएगा, साइन वाला कॉस वाला, साइन वाला ना। साइन वाला तो ऊपर ले जाता है, ये तो आगे बढ़ा रहा है। तो अगर हाइट सेम है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं, एक इधर से फेंका एक इधर से फेंका, तो उसकी कंडीशंस है, कंडीशंस फॉर कोलिजन। पहली कंडीशन क्या है, ध्यान दो, पहली कंडीशन ये है, वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। भाई पहली कंडीशन क्या है, अगर जहां पे टकराएंगे वहां पे हाइट बराबर है। हाइट बराबर होने का मतलब ये वाला टुकड़ा बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला यू ए साइन अल्फा बराबर होना चाहिए यू बी साइन बीटा के। पहली कंडीशन टकराने की ये है। दो कंडीशन होती है, एक को इधर से फेंका एक को इधर से फेंका। अगर ये टकरा रहे हैं तो टकराने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है ये ऊपर वाला टुकड़ा बराबर हो, ठीक है ना। अच्छा अब चलो मान लेते हैं ऊपर वाला टुकड़ा बराबर है, मान लेते हैं ये भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों बराबर हो गए। तो जरूरी है कि अगर ऊपर वाला टुकड़ा बराबर होगा तो टकराएंगे ही टकराएंगे, क्या ये जरूरी है। चलो अब देखो जरा, एक बॉल को ऐसे फेंका, एक बॉल को ऐसे फेंका,
चलो ऐसा, चलो तुम इमेजिन इमेजिन कर लो, एक हम यहाँ पर खड़े, यहाँ से बॉल को फेंका और एक बॉल को हमने उस कमरे से फेंका, मतलब मान लो 1 किलोमीटर दूर से फेंका, क्या टकराएंगे? थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने बॉल को यहाँ से फेंका, ये तो यहीं पे गिर जाएगी, और वो 1 किलोमीटर दूर से फेंका वो वहीं गिर जाएगी, तो टकराएंगे क्या? तो टकराने की पहली कंडीशन तो ये थी कि ये वाला बराबर हो, ताकि हाइट बराबर हो टकराने से पहले। एक और कंडीशन भी तो है, इधर से फेंका, ये पहले गिर गया, वो पहले गिर गया, तो भाई दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा ना हो। सोचो ना, गैप ज्यादा है तो पहले नहीं गिर जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन ये है, ये जो गैप है ना दोनों के बीच का डी। अच्छा देखो, पहली बॉल को फेंका, ये यहां गिर गई, दूसरी बॉल को फेंका, ये यहां गिर गई, क्या ये रेंज नहीं है? पहले का रेंज, दूसरे का रेंज, यही तो रेंज होता है। तो ये जो, और ये दूरी क्या है? डी। तो दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के जो रेंज का जोड़ है, एडिशन, वो डी से ज्यादा होना चाहिए। सोचो दोनों की रेंज जोड़ी, मान लेते हैं डी 15 है या 20 है, और इसका रेंज आ गया 10 मीटर और इसका आ गया 5 मीटर। बता दोनों के रेंज का जोड़ कितना है? दोनों के बीच में गैप 20 है, रेंज 15 है दोनों की, तो पहले नहीं गिर गए होंगे, क्या टकराएंगे? तो टकराने की दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों की जो रेंज है ना, रेंज, इसका जोड़ ज्यादा। अच्छा ऐसा देखो, अब मान लेते हैं दोनों के बीच का गैप 10 मीटर है, गैप कितना है? या ऐसा ले लो 12 मीटर, गैप 12 मीटर है, और दोनों की रेंज का जोड़ कितना है? तो क्या आप टकरा सकते हैं? अब तो गैप कम है ना, और रेंज, तो इसका मतलब अब कहीं ऐसे जाके मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या थी? वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी सेम। वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो भी क्या टकराएंगे? आंसर है नहीं। दूसरी कंडीशन भी चेक करना पड़ेगी ना तुम्हें। दूसरी कंडीशन क्या है? इधर से फेंका और इधर से फेंका, दोनों का रेंज क्या हो? बराबर, मतलब सॉरी, दोनों के रेंज का जोड़ इस डी से ज्यादा हो, तभी होगा। तो दूसरी कंडीशन ये है। ये सेपरेशन लिखो, लिखो, अब लिखो तो लिख लो। ये तो पहली कंडीशन क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट। और दूसरी कंडीशन क्या है? रेंज का जो जोड़ है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी टकराएगा, वरना नहीं टकराएगा। जरा सा लिखने को था, उसे ही देर में लिखते हैं, पता नहीं क्या आ गया न्यूमेरिकल। ये तुम्हारी शीट में न्यूमेरिकल है, ये तो तुम्हें लिखना नहीं है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। Two particles A and B are projected from ground towards each other with speed 10 मीटर पर सेकेंड and 5√2 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 and 45 डिग्री। देखो हम बता दें, हमने दो पार्टिकल फेंके, एक ऐसे फेंका पार्टिकल A, और हमने दो पार्टिकल फेंके, एक ऐसे फेंका, ये पार्टिकल A है, और एक ऐसे फेंका पार्टिकल B है। इसको कितनी स्पीड से फेंका? 10 से, और इसको फेंका है 5√2 से। कितने, इसे कितने एंगल पर फेंका है भाई? 30 पर, और इसे कितने फेंका? 45 पर। ऐसा उसने बोला। इतना न्यूमेरिकल समझ आया? उसने बोला एक इधर से फेंका, एक इधर से फेंका, 30 पर, 45 पर, 10 से, 5√2 से। और उसके बाद देखो हमसे क्या बोला है। पहले हम एक काम करते हैं, जरा ये मिटा दें, इसमें एक डेटा गलत आ गया है, ये सही कर लेना भाई। ये 15 है, 150 लिख दिया है। फिर देखो हमसे क्या बोला, इफ द टू पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, दोनों पॉइंट के बीच में कितना दूरी है? 15 मीटर। और उसके बाद बोला है विल दे कोलाइड और नॉट, क्या ये टकराएंगे या नहीं, खाली इतना पूछा है। एक इधर से फेंका, एक इधर से फेंका, 30 पर, 45 पर, 10 से, 5√2 से, तो क्या ये टकराएंगे या नहीं? टकराने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है भाई? वर्टिकल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन चेक करो जरा, पहली कंडीशन
इसका इधर निकालो जरा, टेन कॉस थीटा टेन साइन थीटा, तो टेन साइन 30, टेन साइन 30 कितना होगा? अरे इसको देखो, टेन साइन 30 कर ही देते हैं टुकड़े, चलो यहीं पे कर देते हैं टुकड़े, शाम शाम। सुनो, टेन साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, कितना आ जाएगा? 5। टेन कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है? अंडर रूट 3/2, तो 10 का जब तुम अंडर रूट 3/2 से करोगे तो इतना आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। अरे टुकड़े तो कर ही लोगे। ऐसे ही इसका 5 अंडर रूट 2 कॉस 45, कॉस 45 होता है 1/√2, तो इधर आ जाएगा 5, और 5 अंडर रूट 2 साइन 45, 5 अंडर रूट 2 साइन 45, वो भी कितना होता है? 1/√2, फिर से कितना आ जाएगा? 5। तो अब पहली कंडीशन देख के बताओ जरा, क्या वर्टिकल कंपोनेंट सेम है या नहीं है? डायग्राम देख के बताओ, दोनों 5-5 है ना, तो पहली कंडीशन तो हो गई। क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट इज सेम, ये कंडीशन तो है यहां पे, ये वाली कंडीशन ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन भी तो चेक करना पड़ती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दोनों की रेंज निकालो, दोनों की रेंज को जोड़ो और देखो क्या वो 15 से ज्यादा है या नहीं है। तो निकालते हैं पहले वाली की रेंज। रेंज का फॉर्मूला तो याद है ना, 2ux u/अपॉन, अरे ये वाला फॉर्मूला भूल गए, रेंज का फॉर्मूला। बताओ पहले वाले की निकालना है रेंज। ux कितना है? 5 अंडर रूट 3, और u कितना है? 5, और g का वैल्यू 10 ले लो, 5 दूनी 10, 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 3। अच्छा दूसरे वाले की निकालो, बी वाले पार्टिकल की, फॉर्मूला यही होगा 2ux, इसकी रेंज निकाल रहे हैं। ux कितना है? 5, uy भी कितना है? 5, और ay कितना है? 10, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? अब दोनों की रेंज देखो जरा जोड़ के, आर ए प्लस आर बी, आर ए कितना आ गया? 5 अंडर रूट 3, और ये 5। अच्छा अब यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू कितना होती है? सबको रटनी पड़ती है भाई, 1.73 रटना पड़ेगी तुम्हें। ये अंडर रूट 3 कितना होता है? 1+5। सॉल्व करो जरा, 5 दिया 15 का 5 हाथ से लगाए, 5 7 35 और 36 का 6 हाथ से लगे, 3 5 1 5 और 3 8, कितना हो जाएगा? 13 पॉइंट, बताओ जरा। अरे जो टकराएगा क्या? दोनों के बीच की दूरी कितना है, और दोनों के रेंज का जोड़ कितना आया? तो पहले ही गिर गए होंगे ये, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है ये जो 13.65 है ये छोटा है किससे? 15 से, सो दे विल नॉट कोलाइड, तो टकराएंगे ही नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? ये वाला। तो हमसे बोला, हमने 10 से फेंका, 5 अंडर रूट 10 से फेंका, क्या ये टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? तो टकराने की कंडीशन क्या होती है? वर्टिकल कंपोनेंट सेम हो, वो तो यहां पर सेम था, पीछे ध्यान दो, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम था, लेकिन दोनों की जो रेंज का जोड़ था वो इससे कम आ गया। 15 मीटर से ज्यादा होता तो टकराते, कम है तो नहीं टकराए। अब लिख लो इसे। चलो अगला देखो, अगला न्यूमेरिकल देखो जरा क्या लिखा है। अच्छा ये तुम्हें न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा, तुम्हारे नोट्स में नहीं है, तो न्यूमेरिकल लिखोगे भाई, ये तो लिखना ही पड़ेगा भाई। 2 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, जितना देर में एक न्यूमेरिकल लिख पाते हैं ये लोग, है ना। चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो लो भाई। हमसे बोला है ए को हमने u1 से फेंका, बी को हमने u2 से फेंका, और इसको हमने 60 पर फेंका, और देखो बी को हमने कैसे फेंका है? सीधा ऊपर, सीधा ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना। तो हमसे बोला अगर ये दोनों टकरा रहे हैं, उसने ऑलरेडी बोल दिया टकरा रहे हैं, उसने बोल दिया टकरा रहे हैं, तो u1/u2 कितना होगा? अच्छा बताओ, फॉर कोलिजन, इस बार तो उसने बोल दिया कि टकरा रहे हैं, कोलाइड का मतलब टकराना, तो अगर टकरा रहे हैं ना, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते u1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बाई में, ये बराबर होगा u2 के वर्टिकल कंपोनेंट के, वर्टिकल मतलब बाई में, इस वाली दिशा में। तो निकालो जरा, इस वाली दिशा में कितना होगा इसका? sin 60 ना, अरे u1 cos थीटा, u1 sin थीटा, नहीं आया समझ? अच्छा इसका टुकड़ा इस दिशा में करना पड़ेगा, ये तो जा ही इसी दिशा में रहा है ना। अगर ये ऐसे जाता होता ऐसे, तब हमें इधर निकालना पड़ता, इधर निकालना पड़ता, लेकिन यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो जा ही ऊपर की तरफ रहा है। अरे ऊपर ही जा रहा है तो क्यों टुकड़ा निकालोगे? अरे कोई चीज सीधी जा रही है और सीधा ही टुकड़ा थोड़ी ना निकालोगे उसका, समझ रहे हैं ना। तो ये तो ऑलरेडी इधर दिया ही है, इसकी तो बात ही मत करो, ये तो इधर ही है, तो इसे तो तोड़ना ही नहीं है। तो देखो जरा, टकराने के लिए
इसका जो इधर टुकड़ा होगा वो इसके इधर टुकड़े के बराबर होना चाहिए, और ये तो इधर ही है तो टुकड़ा नहीं करना। मतलब ये है u1 sin 60 बराबर होना चाहिए u2 के, मतलब इसका ये जो टुकड़ा है ये वाला, ये इसके इधर के बराबर होना चाहिए, और ये तो इधर ही दिया है तो तोड़ो ही मत। जब ये इधर दिया तो क्यों तोड़ोगे? अब बताओ sin 60 कितना होता है? तो आ जाएगा u1 अपॉन u2 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन √3। ये आंसर हो जाएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, हो गया सॉल्व। बस न्यूमेरिकल कितना लेंथी था, उसका आंसर कितना छोटा है। टकराने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट सेम होता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट सेम कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो जरा। ये भी तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, पहले लिख लो इसे। इसका मोबाइल है। चलो फिर अगला न्यूमेरिकल कराएं अगर लिख गया हो तो। A particle thrown over a triangle from one end of a horizontal base falls on the other end of the base after grazing the vertex. Full stop. If alpha and beta are the base angles of the triangle, angle of projection is theta, then prove that tan theta equal to tan alpha plus tan beta. प्रूव करना है यहाँ पे। अगर लिख गया हो तो हम समझाएं। देखो हमसे क्या बोला, एक पार्टिकल को फेंका गया ट्राइंगल से फ्रॉम वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल बेस। मतलब इस तरह का कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो हॉरिजॉन्टल बेस है उसके यहां से पार्टिकल को फेंका गया यहां से, और कितने एंगल पर फेंका गया भाई? थीटा एंगल पर। पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंका गया, ठीक है भाई। फॉल्स ऑन द अदर एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स। इसका मतलब इस पार्टिकल को फेंका गया और ये पार्टिकल ऐसा गया, इसका जो वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स का मतलब ये वर्टेक्स, इस पार्टिकल को फेंका गया और ऐसा फेंका गया, ये पार्टिकल ऐसे गया, वर्टेक्स से टकराया, वर्टेक्स से टकरा के यहां पे गिर गया जाके। ऐसा बोला उसने कि हमने पार्टिकल फेंका और वर्टेक्स से ग्रेज करके ऐसे गिर गया। डायग्राम बहुत गंदा बना है और ये सही बन भी नहीं पाएगा। चलो होगा, अरे बन गया, ठीक है हो गया। पार्टिकल यहां पे गिरा, ऐसा बोला उसने। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक, और मान लेते हैं यू स्पीड से फेंका, मान लेते हैं यू स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका, थीटा उसने दे दिया, थीटा एंगल पर फेंका, और ये ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करता हुआ दूसरे कोने पे जाके गिरा। समझ गए न्यूमेरिकल? और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। तो हमसे बोला है अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। अरे अल्फा बीटा और थीटा में क्या रिलेशन होगा? तो बहुत आसान है, डायग्राम समझ आ गया तुम्हें न्यूमेरिकल? अच्छा बताओ ये पूरा दूरी क्या होती है? रेंज ना, पूरी दूरी r होती है। तो अगर हम यहां से लाइन बना दें एक, अच्छा इसे मैक्सिमम हाइट मत समझना कि मैक्सिमम हाइट है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है ये। इसको हम अपनी तरफ से h बोल रहे हैं, इस हाइट को h। अब तुम बताओ जरा, अगर ये h है ये r है, इस दूरी को हम x बोल दे रहे हैं, x यहां से यहां तक ये दूरी है, ये x है, x। बताओ अगर ये x है तो ये दूरी कितना होगी? r माइनस इतना। समझ आया तुम्हें? इस तरह से गया अल्फा बीटा, हमने इसको h मान लिया, ये पूरा r होता है, इसको x माना है। अगर ये x है और ये r है तो ये कितना हो जाएगा? अब तुम इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ये ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, ये वाला त्रिभुज दिखा? अरे दिखा नहीं दिखा? इसमें tan का फॉर्मूला लगा दो, tan अल्फा। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन x। पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब तुम इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें? देखा? इसमें लगा दो tan का फॉर्मूला, tan बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई tan थीटा sin थीटा आता होगा ना? परपेंडिकुलर बेस कितना है? इक्वेशन 2 हो गया। अब तुम एक काम करो जरा, दोनों को जोड़ दो। जोड़े? अरे जोड़ सकते ना, कौन बोला नहीं? दोनों को जोड़ो जरा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और ये कितना हो जाएगा? h अपॉन एक्स प्लस h अपॉन r माइनस एक्स। अब दिक्कत ये तुम्हें कैलकुलेशन नहीं कर मिलेगी,
हालांकि हम कर देते हैं। यहाँ पे कुछ सॉल्व कर लो, h कॉमन ले लो, कितना बचेगा 1/x प्लस 1/r-x। इसे और सॉल्व करो जरा, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा। अच्छा एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये इधर, ये r प्लस एक्स, सॉरी r-x प्लस x, अरे इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, कुछ कट जाएगा, अरे कितना आ जाएगा HR डिवाइड बाय x r-x, इतना आ गया निकल के, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, इतना आ गया निकल के। चलो इतना हमने कर लिया, अब रुक जाओ थोड़ा सॉल्व कर लें आगे। अच्छा बताओ, जब ऐसे पार्टिकल फेंकते हैं तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना होती थी, 1 - x/r, ये तो होती थी 1 - x/r, अरे होती थी ना। अब सुनो, तुम क्या इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट, अरे इसके बिंदु कितने होंगे। अच्छा यहां तक जाने के लिए बताओ x में कितना चले, x में x चले हैं, और y में कितना चले हैं, h चले हैं, तो इसके ये कोऑर्डिनेट होंगे। अगर इस वाले पॉइंट तक तुम्हें जाना है, इस वाले पॉइंट तक, अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो x में कितना चलोगे, थोड़ा आगे गए कुछ ऊपर गए, कितना आगे गए x, कितना ऊपर गए। अच्छा सुनो, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट अगर इस प्रोजेक्टाइल पे आ रहा है इस वाले रास्ते में, तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुमने मैथ में पढ़ा होगा भाई, मैथ ही नहीं पढ़ी है, दिक्कत ये जीरो मैथ आती है लोगों को, तो क्या बताएं यार, इन्हें कैसे बता सकते हैं भाई, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम कैसे बताएं। सुनो, ये बाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है y = 2x, ठीक है ना। तो इस पर ये वाला देखो, तुम्हें सबको पता है ना, इस पे ओरिजिन आता होता है 0,0 आता है ना, ये ओरिजिन से जा रहा है ना। तो अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के रास्ते में पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, बहुत छोटे क्लास की चीज सच में भाई, शायद ये 9th या 8th में है। चलो पहली वाली वैल्यू किसकी होती है, x की ना, और दूसरी वाली किसकी होती है। सेटिस्फाई करने का मतलब है ये वाला पॉइंट तुम यहां लगा के देखो, यहां लगा के देखोगे तो इधर वाला इधर के बराबर आ जाएगा। लगाओ जरा ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 लगाओ, तो देखो इधर वाली साइड कितना हो जाएगी 0, और y की वैल्यू 0 लगाओ, ये वाली कितना हो जाएगी, क्या 0 बराबर 0 के नहीं होता। इसका मतलब हाँ ये बात सही है। तो लोग सोचोगे नहीं टीचर मैथ पढ़ाए तुम्हें पहले 8th क्लास की या 8th 7th क्लास की, उसके बाद तुम्हें पढ़ाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, इतना मैथ तो आना चाहिए। खैर हालांकि हम बता देते हैं फिर भी। सुनो, इस रास्ते का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कितना होगा, x tan थीटा 1 - x/r। इसके रास्ते में ये वाला पॉइंट पड़ गया, अगर ये वाला पॉइंट पड़ेगा तो ये वाला पॉइंट तुम इस वाले इक्वेशन में लगा सकते हो, तो लगा दो जरा। पहला वाला किसका वैल्यू होता है, x का ना, अरे x का ना, और दूसरा वाला किसका होता है, लेकिन x का वैल्यू x ही है। अच्छा y का वैल्यू कितना है, तो y की जगह h लगा दो, x का वैल्यू x है तो x ही रहने दो, x का वैल्यू x है तो x ही रहने दो। तो यहां से देखो अब सॉल्व करना है बस तुम्हें से, है ना, सॉल्व ही करना तो नहीं आता क्यों। इसे लिख लेंगे h/x = tan थीटा, और ये हो जाएगा r, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा r - tan थीटा, कितना हो जाएगा यहां से, इसे इधर ले लो, मैथ में तो ये लोग उड़ जाते हैं भाई, HR, और ये हो जाएगा x, इतना आ गया। अब देखो जरा इस वाले से देखो, tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना आया, और tan थीटा भी कितना आया, क्या ये साइड बराबर नहीं आ गई। अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड भी क्या होंगी बराबर, तो हम बोल सकते हैं tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर होगा, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया भाई। चलो एक बार पूरा न्यूमेरिकल दोबारा बता देते हैं भाई, बहुत तेज बताएंगे। देखो हमसे क्या बोला, हमसे बोला इस तरह का ट्रायंगल है इसका, अब बहुत तेज ध्यान देना, अल्फा ये एंगल बीटा, हमने यहां से किसी बॉल को फेंका u स्पीड से मान लेते हैं, और कितने एंगल पर, थीटा एंगल पे, और ये बॉल ऐसे गई इस तरह से, यहां पे हिट की जाके, ठीक है ना। तो हमसे बोला है अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन बताओ, तो हमने अपनी तरफ से इसे h माना, ये पूरा दूरी क्या होता है r, और इसको हमने अपनी तरफ से x मान लिया, अगर ये x है कितना होगा r - x। फिर हमने इस वाले ट्रायंगल में tan का फॉर्मूला लगाया, tan अल्फा,
टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन, इक्वेशन 1 हो गया। फिर इस वाले में टेन बीटा लगाया, इस वाले में टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि एच अपॉन आर माइनस एक्स, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है ना। फिर हमने दोनों को जोड़ दिया, प्लस टेन बीटा कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन आर माइनस एक्स। अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, सॉल्व तो घर पे जाके कर लोगे ना। ये कितना आया था सॉल्व करने के बाद, एच आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, इतना आ गया सॉल्व करने के बाद। कुछ लोग कहेंगे सॉल्व ही करना था हमें, क्यों, अरे इसका इससे मल्टीप्लाई एच कॉमन ले लेना, कर लेना सॉल्व। उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा है, कितना होता है 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इस वाले रास्ते में आ गए, इसके रास्ते में, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आगे कितना चले x, ऊपर कितना गए, पहले वाला x का होता है, दूसरे वाला y का होता है, तो x और y की जगह यहां पे लगा दो, y की जगह h लगा दो, x की जगह x ही है, तो x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो यहां से tan थीटा कितना आ गया था सॉल्व करने के बाद, इतना आ गया था। अब हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब भाई देखो ये वाला और ये वाला साइड बराबर है, तो ये क्या होगा बराबर, तो यहां से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस, अब लिख लो tan बीटा। हो गया प्रूफ, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब लिखो इसे तेज में। अगला न्यूमेरिकल देखो जरा, क्या लिखा है, 4 पार्टिकल्स, मतलब अरे 4 पार्टिकल ऐसे दिए, ठीक है। डायग्राम दिखना नहीं है तुम्हें, कुछ लोगों को दिखता ही नहीं होगा। अब तो देखा, अभी नहीं दिखा, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई और ये एक्स। 4 पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये सबसे आगे कौन सा गिरा है, चौथा पार्टिकल। अच्छा दोनों का ये बराबर है, देखो हाइट बराबर है, हाइट बराबर। तो हमसे क्या बोला है, पढ़ो जरा क्या लिखा है, हमारे पास शांत रहना, 4 पार्टिकल के रास्ते दिए हैं, पहला पार्टिकल ऐसे गिरा, दूसरा ऐसे गिरा, तीसरा ऐसे गिरा, चौथा ऐसे गिरा। तो हमसे बोला है रैंक द पाथ्स अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। मतलब ये जो रास्ते हैं ना, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है तुम्हें वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला कंपोनेंट। और कैसे लेना है भाई, सबसे पहले बड़ा वाला लेना है, फिर छोटा वाला, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वेलोसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी का। अच्छा तुम बताओ जरा, कौन सा, जैसे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, ऐसे फेंकते हैं, इसका एक टुकड़ा आगे ले जाता है, एक ऊपर ले जाता है। ये जो आगे ले जाता है ये कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। अच्छा अब तुम बताना जरा, अगर ये वाली स्पीड ज्यादा होगी तो बॉडी दूर नहीं गिरेगी जाके, अरे अगर ये ज्यादा है तो ज्यादा आगे जाएगा, ये कम है तो पीछे रह जाएगा। बताओ इन सभी में सबसे आगे कौन गया है, सभी की हाइट बराबर है, हाइट बराबर होने का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, ये वाला ऊपर ले जाता है और ये वाला आगे ले जाता है, तो सभी की हाइट बराबर है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। लेकिन आगे कौन गया, तो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, 4 का, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। अरे जो सबसे आगे गया है ना, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, नहीं आ रहा समझ, और जो सबसे कम गया उसका कम होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये भी होमवर्क में लिख लेना। अरे हम न्यूमेरिकल गलत ले आए, हमें लग रहा है कि हम इतने सारे क्यों ले आए। ये देखो जरा, दिख रहा है ये तो दिखता होगा। देखो क्या बोला है डायग्राम में, ये खेल ऊपर मत पढ़ो, डायग्राम में समझाए, अरे समझाए भाई, घर से थोड़ा सा लिख लेना। कोई पॉइंट ए है, यहां से हमने किसी, अब देखो चलो पढ़ी लो, अब बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री एज शोन इन द फिगर। देखो बैट्समैन ने किसी बॉल को हिट किया, कितनी स्पीड से, 15 की स्पीड से, कितने एंगल पे, अरे क्रिकेटर ने बॉल को हिट किया 37 के एंगल पे 15 की स्पीड से, और यहां पर कहीं पे कोई फील्डर खड़ा है, ये वाला यहां पे कितना दूरी पे खड़ा है, 9 मीटर पे। ये कोई इंसान है, मतलब कैच पकड़ने वाला। तो हमसे बोला है ये इंसान कम से कम क्या स्पीड से दौड़े, मिनिमम क्या स्पीड से दौड़े जो ये बॉल को कैच कर ले।
अरे क्रिकेटर ने बॉल हिट की, कहीं पे खिलाड़ी खड़ा है, वो कितनी स्पीड से दौड़े जो बॉल को कैच कर ले। अच्छा एनिमेशन दिखा करो, क्या हुआ होगा जैसे ही इसने बॉल हिट की होगी वैसे ही इंसान ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा? अरे बॉल कैच करने की यही तो कंडीशन हुई, नहीं आया समझ? बताओ क्या चीज सेम है इसमें? ऐसे मत देखो, इमेजिन तो करो, टाइम सेम है ना। सोचो जितने समय में इंसान यहां से यहां पे पहुंचा होगा उतने समय में बॉल पहुंच जाए तभी तो कैच करेगा। अगर इंसान बाद में पहुंचा, बॉल पहले चली गई तो गिर जाएगी। इंसान कभी कभी पहले पहुंच जाता है तो वेट करता है, लेकिन हमें वो थोड़ी ना करना है। हमसे बोला है कितने स्पीड से दौड़े जिससे ये बॉल को कैच कर ले, तो समय सेम होगा भाई। मतलब जितने समय में बॉल यहां से यहां पे पहुंचे उतने समय में इंसान यहां से यहां पे चला जाए। अच्छा देखो, इंसान की स्पीड निकालनी है तुम्हें, इंसान की दूरी तुम्हें पता है, और इंसान का कोई एक्सलेशन दिया है कहीं पे लिखा हुआ कि इंसान के पास कोई एक्सलेशन है, ऐसा कुछ बोला? न्यूमेरिकल में जब एक्सलेशन नहीं बोला गया इसका मतलब नहीं है, तो इंसान के पास कोई एक्सलेशन नहीं है। तो अगर हम मैन की बात करेंगे ना, मैन के पास कोई एक्सलेशन नहीं है, और जब एक्सलेशन नहीं है तो मैन के लिए ये फॉर्मूला लगा दोगे। अरे जब एक्सलेशन नहीं होता तो कौन सा लगाते हैं? अब मैन का स्पीड हमें निकालना है, यू मिनिमम। मैन ने कितना दूरी चला होगा? 9 मीटर। समय हमें पता चल जाएगा ऐसे करके, टाइम, और टाइम निकाल सकते हैं जितने समय में बॉल पहुंची होगी उतने समय में इंसान पहुंचा होगा। तो निकालो जरा टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला भाई? 2u sin थीटा बाई जी ना। तो 2u, u का वैल्यू कितना है 15, साइन कितना है 37, और जी का वैल्यू 10 ले लो। देखो जरा 2 इंटू 15, अच्छा डिवाइड ही कर दो, 2 पंजे 10, 5 15, 3, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये आ जाएगा 9/5। समय आगे निकल के, समय की वैल्यू यहां पे लगा दो, 9 डिवाइड बाय 9 से 9 कट गया, कितना आ जाएगा? इतने से दौड़ना चाहिए उसे। कौन सा आंसर है? बी वाला। एक बार दोबारा देखो, ऐसा कुछ होगा एनिमेशन, जितने समय में बॉल यहां से यहां तक आएगी उतने समय में इंसान यहां से यहां पे आ जाए। तो बॉल का समय निकाल दो, कितने समय में बॉल यहां से यहां तक आई होगी, और बॉल का समय का फॉर्मूला हम जानते हैं 2u sin थीटा बाई जी। अरे टाइम ऑफ फ्लाइट याद आ रहा है? उतने समय में इंसान यहां से यहां पे आ जाए, तो हमने समय निकाला और इंसान के लिए इस फॉर्मूले में वो समय लगा दिया, आंसर आ गया। अभी मत लिखो भाई, थोड़ा सब्र, है ना, जगह छोड़ते जाना या कहीं पे लिख लेना, न्यूमेरिकल है ना। अब नोट डाल के कुछ पॉइंट है, ध्यान दो जरा, लिखेंगे जितना हम बोलेंगे उतना लिखोगे। अरे शांत, ऐसे होता है कुछ, जमीन से जमीन पे बॉल ऐसे तो जाती है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, बताओ ग्रेविटी किधर लगती होती है? नीचे की तरफ। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे केवल ये स्पीड बचती है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये वाली 0 हो जाती है, केवल इधर बचती है। तो अब तुम बताओ, शुरू में जब हमने बॉल को फेंका तो ये जो एंगल है ना इनिशियल वेलोसिटी में यू में और जी में, ये 90 से ज्यादा है या उससे कम है? ज्यादा ना। कभी ये 90 से कम हो रहा है क्या? 90 से कम कहां हो रहा है, कैसे हो जाएगा कम? अरे ये एंगल का 90 से, अच्छा ये एंगल 90 से ज्यादा है ना, ये वाला जी और इसके बीच में, जी और यू के बीच में जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है। अगर ऐसे फेंका तो और बढ़ जाएगा, ऐसे फेंका तो और बढ़ जाएगा। तो सुनो, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ग्राउंड टू ग्राउंड में जब हम शुरू में फेंकते हैं, शुरू में जो ग्रेविटी के बीच में और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है वो 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। अरे 180 से कम है ना, और 90 से क्या है, नहीं आया समझ? तो नोट डाल के पॉइंट लिखो जरा, पहला लिखो, लिखो इन ग्राउंड टू ग्राउंड, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, कॉमा कॉमा एट इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट, नहीं एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन कॉमा एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
at point of projection the angle between at point of projection the angle between u and g, the angle between u and g, the angle between u and g will be the angle between u and g will be in between फिर ये लिख लेना will be in between। अरे इंग्लिश में लिखा दिया जो बोला था पहले, ऐसे कुछ भी मान ले रहा है। इस एंगल को क्या मान ले अपनी तरफ से, क्या अल्फा मान ले, चलो अल्फा मान लेना है, ये लिख लेना इस तरह से। तो u और g के बीच का जो एंगल है, जहां पे हमने फेंका है, फेंकने वाले पॉइंट पे 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना, और 180 से क्या होगा, कम होगा। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है भाई, इतना लिख लिया। चलो अब देखो जरा अगला पॉइंट, बताओ ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, इसमें स्पीड किधर है, इधर ना, अरे इधर ना, और ग्रेविटी किधर है, बताओ कितना एंगल है इस कंडीशन में। तो हाईएस्ट पॉइंट है जो ना, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे u और g के बीच में 90 का एंगल हो जाता है। तो अगला पॉइंट लिख लो, लिखो एट टॉप मोस्ट comma the angle between velocity and gravity, the angle between velocity and gravity is 90 degree, is 90 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट पे दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री। चलो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहां पे इसे क्लीन कर देते हैं, ध्यान दो जरा, नोट डाल के अगला लिखो, अगला नोट बोले थोड़ा पहले लिख लो, लिखो नोट डाल के पहला पॉइंट, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लिखो इफ वेरियस पार्टिकल्स, नोट डाल के पहला पॉइंट, इफ वेरियस particles thrown with same initial speed, thrown with same initial speed from the same height, same initial speed from the same height, same initial speed from the same height। अब देखो जरा ये समझो, बड़ा टेढ़ी लाइन बनी ना, अब सीधी देखना, सीधी हुई, हो गई, सही है, इतना काफी है, अब सही है, ऊपर वाली भी टेढ़ी है, अब इतना ही रहने दो वरना गायब हो जाएगी, अब सही है, ठीक है, अरे होगा टेढ़ा बेड़ा, क्या फर्क पड़ता है। तो देखो ये हमारा जमीन है, ये h हाइट है, h हाइट, हमने बहुत सारी बॉल है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, इधर शोएब एक ऑब्जेक्ट u है, इसको हमने ऐसे फेंका u स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट b है, इसको हमने ऐसे फेंका u स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट c है, इसको हमने ऐसे फेंका u स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट d है, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे फेंका u स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट e है, इसको हमने ऐसे फेंका u स्पीड से। तो हमने क्या किया, h हाइट पे अलग अलग पार्टिकल, देखो पार्टिकल अलग अलग है, दोनों की, सभी की स्पीड क्या है, सेम, सभी को सेम स्पीड u से फेंका, और सभी की ऊंचाई क्या है, बराबर। चलो अब पूछे हमसे, मतलब तुमसे पूछे, चलो अब पूछ लेते किसी से, फैज कटो जाओ, फैज को बहुत आता है, ये बता देगा। बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड से कौन पार्टिकल जमीन पे टकराएगा, सबसे ज्यादा स्पीड से, लास्ट वाला ना, शम्स खड़े हो जाओ, शम्स तुम भी खड़े रहो, बताओ सबसे ज्यादा स्पीड से कौन सा टकराएगा। 5 है तुम्हारे पास, ABCDE, ए वाला ना, क्यों बराबर,
क्या? हाँ जी बराबर ही लगेगा, तो जी तो बराबर लगता ही है, उसकी बात ही क्यों कर रहे हैं हम। बैठ जाओ। चलो अब सुनो, देखने में ऐसा लगता है कि ये ज्यादा स्पीड से टकराएगा और ये कम स्पीड से टकराएगा। आंसर तो सही था लेकिन मेथड गलत था, ठीक है ना, जो बताया तुमने। तो ये लगता है कि ज्यादा स्पीड से टकराएगा, ये कम स्पीड से टकराएगा, लेकिन रियल में सारे ही बराबर स्पीड से टकराएंगे, सारे ही। अच्छा कैसे टकराएंगे तो सुनो, पहले वाले पार्टिकल के पास बताओ टोटल एनर्जी कितना होगी। एनर्जी का फॉर्मूला याद है तुम्हें? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बताओ पहले वाले के पास काइनेटिक कितना होगी? हाफ एम, सभी का मास एम है, एम। शांत हो जाओ। हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक आगे निकल गए। बताओ पहले वाले के पास पोटेंशियल कितना होगी? एम जी, हाइट कितना है एच, तो हाफ एम यू स्क्वायर, हाइट कितना है एच, तो एम जी पहले वाले के पास। चलो बी वाले के पास देखो जरा, काइनेटिक कितना होगी? काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कितना है? पोटेंशियल कितना होगी? एम जी, और हाइट कितना है इसकी भी? इसकी भी हाइट एच है। अच्छा तीसरे वाले पार्टिकल के पास देखो, सी वाले पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी कितना होगी? काइनेटिक कितना होती? हाफ एम वी स्क्वायर, अरे हाफ एम यू स्क्वायर ना, और इसकी हाइट कितना है? इसकी भी एच है, तो इसके पास भी कितना हो जाएगा? चलो डी के पास भी इतना ही होगा, ई के पास निकाल देते हैं और हम। बता इसके पास काइनेटिक कितना होगी? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी। सभी के पास बराबर एनर्जी है भाई, सभी के पास बराबर एनर्जी। अगर सभी के पास बराबर एनर्जी है ना, तो जब ये जमीन से टकराएंगे तो बराबर स्पीड से अरे एनर्जी कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि अगर सभी के पास 1000 है शुरू में, तो जब ये जमीन से टकराएंगे तो भी 1000 ही तो होगी। तो जब सभी के पास शुरू में एनर्जी बराबर है तो जमीन से टकराएंगे तो एनर्जी बराबर होगी, तो सभी की स्पीड बराबर होगी, क्योंकि सभी के पास शुरू में एनर्जी क्या है? बराबर। हाँ वो अलग बात है, ये पहले आ जाएगा जमीन पे और सबसे बाद में कौन आएगा? ये वाला ऐसे टहलता हुआ आएगा ना, तो ये देर में आएगा, ये पहले आ जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये वाला ज्यादा स्पीड से टकरा जाएगा और ये वाला कम स्पीड से टकराएगा, लेकिन इन रियलिटी क्या है? इन रियलिटी सभी की हाइट बराबर है, सभी की इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, तो सभी बराबर स्पीड से टकराएंगे। वो अलग बात है, ये पहले टकरा जाएगा और ये बाद में टकराएगा, ठीक है ना। चलो डायग्राम बना लो पहले तो। लिखो ऑल द पार्टिकल्स, इसके बाद लिखो यहां पर ऑल द पार्टिकल्स, अरे इसी डायग्राम के बाद लिखो ऑल द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक, ऑल द पार्टिकल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड, all the particles will strike the ground with same speed, all the particles will strike the ground with same speed, with same speed, but in different time, but in different time, but in different time, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो, लिखो हाँ इसी में लिख लो, नेक्स्ट बना लो, तुम्हारा मन है। लिखो अगला, लिखो आगे, लिखो पार्टिकल ई, पार्टिकल ई, अरे उसके बाद लिखो डिफरेंट टाइम के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लिखो पार्टिकल ई विल टेक लीस्ट टाइम, पार्टिकल ई विल टेक लीस्ट टाइम, लीस्ट का मतलब सबसे कम। पार्टिकल ई विल टेक द लीस्ट टाइम, विल टेक द लीस्ट टाइम while particle A, while particle A will take the largest time, while particle A will take the largest time, while particle A will take the largest time। अच्छा अगला देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ही, अगले में तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगला हम तुम्हें पॉइंट अभी नहीं बता रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जाए फिर बताएंगे, तो एक पॉइंट अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी हुआ नहीं है, तो जगह छोड़ देना कॉपी में। और मालूम कितनी जगह छोड़ देना? लगभग इतना पे, मतलब जितना बोर्ड पे लिखा जाएगा उतना छोड़ देना, उतनी जगह छोड़ देना। रिलेटिव वेलोसिटी जब कल हो जाएगा उसके बाद अगला पॉइंट कर पाओगे, तो अभी छोड़ दो। अरे छोड़ दो ना जगह, ये जो पॉइंट लिखा है इसके बाद आधे पेज की जगह छोड़ दो, आधे पेज की, आधे पेज की जगह छोड़ के, और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट, ये भी नोट डाल के लिखना है। लिखो इफ एयर फ्रिक्शन,
इज कंसीडर्ड। और ये वन डायमेंशन का टॉपिक है, ठीक है ना, पिछला चैप्टर है उससे रिलेटेड है, एयर फ्रिक्शन। अच्छा, हमने तुम्हें बताया था अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका 100 की स्पीड से, 10 सेकंड में ऊपर गई तो 10 सेकंड में नीचे आएगी, जितने समय में ऊपर जाती है इसे बोलते हैं एसेंट। ऊपर जाने का मतलब एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने का समय, उतने समय में नीचे आती थी, टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर केवल ग्रेविटी है तो जितने समय में ऊपर जाती थी उतने समय में नीचे आती थी, केवल ग्रेविटी है। जितनी स्पीड से ऊपर जाती थी उतनी स्पीड से नीचे आती थी, केवल ग्रेविटी है। लेकिन सोचो अगर ग्रेविटी हो और साथ में हवा भी हो तो क्या होगा? तो क्या ये बात सही है जितने समय में ऊपर जाएगा उतने समय में नीचे? आंसर है नहीं। तो चीजें बदल जाएंगी। अगर केवल ग्रेविटी था ये बात सही थी, अगर केवल ग्रेविटी नहीं है तो ये बात गलत है। फिर सही क्या होगा? तो सुनो, शांत रहना, हर्ष ध्यान दे लो। हमने किसी बॉल को यू स्पीड से फेंका, होता क्या ये बॉल थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, वी कितना हो जाता है? तो हम इसकी बात कर रहे हैं एसेंट की। कुछ समय के बाद ये बॉल रुकेगी वहां पे और रुक के क्या होगी? नीचे गिरेगी और वापस जमीन पे आ जाएगी। अच्छा, ये मान लेते हैं एच हाइट पे गई बॉल, तो वापस भी कितनी हाइट से आएगी? एच हाइट से ना। यहां पे स्पीड क्या होगी? शुरू में 0 होगा। तो हमने बॉल को ऊपर फेंका यू स्पीड से, ऊपर जाएगी 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 रुक जाएगी, फिर वापस गिरेगी। ऊपर जाने का जो समय है इसे बोलते रहे T1, नीचे आने का जो समय है इसे बोलते रहे T2। इस बार नीचे आ रही है, क्या दोनों बराबर होंगे? आंसर है नहीं। अगर केवल ग्रेविटी होती तो 10 सेकंड में ऊपर गया, 10 सेकंड में नीचे आया, केवल ग्रेविटी होगी। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है बल्कि हवा भी है। अब देखो क्या होगा, तुम लोग बताना। मान लेते हैं बॉल यहां पहुंच गई, यहां पर। अब देख के बताओ जरा, ग्रेविटी किधर लगेगी इस पे? ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे की तरफ। बताओ जब ये बॉल ऊपर जाती होगी तो हवा किधर फ्रिक्शन लगाती होगी? हवा जब ऊपर जा रही तो हवा किधर असर कर रही है? तो हवा भी एक्सलेशन लगाएगी नीचे की तरफ ए। जब ये बॉल ऊपर जाती होगी तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, हवा है ना जो एयर, वो फ्रिक्शन किधर लगाएगी? नीचे की तरफ। नहीं आ रहा समझ में? आया नहीं आया ये? अच्छा यहां पे आ जाओ, जब ये बॉल नीचे आ रही है, नीचे, बताओ कौन नीचे ला रहा है? ग्रेविटी नीचे लग रही है। अब कोई चीज नीचे आ रही है, पैराशूट देखा होगा नीचे आता होता है, तो हवा किधर लगाती है सर? तो अब हवा किधर लगेगी? ऊपर। हवा का फ्रिक्शन या हवा का एक्सलेशन। इतना समझ आया नहीं आया? यहां तक आया तो बता दो। बताओ यहां पे नेट एक्सलेशन कितना है? नेट एक्सलेशन भाई दोनों सेम दिशा में है, ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, हवा भी नीचे खींच रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे G प्लस। अच्छा यहां पर नेट एक्सलेशन क्या होगा? ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हवा ऊपर, तो G माइनस ए। इतना समझ आया या नहीं आया? पीछे ध्यान दे लो। अब इसमें लगा दो पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या होता है भाई? या फिर एक काम करो, इसमें लगा दो, अरे V 0 है, U दिया है, V इक्वल टू U प्लस 80। हाँ लगा दो। पहला इक्वेशन क्या होता है भाई? U प्लस, यही तो होता है। बताओ V कितना है? U को हमने U माना, और हाँ कैसा लेते हैं? ये प्लस का माइनस का, जब ऊपर जाता है तो कैसा लेते हैं? और एक ही जगह आ जाएगा G प्लस से। कितना एक्सप्रेशन है यहाँ पे? और समय को हमने T1 बोल दिया, T1। तो T1 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा U डिवाइड बाय G प्लस से। ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, ऊपर जाने का समय, एसेंट। इसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। कितना समय बचा है हमारे पास? ये टॉपिक तो खत्म ही करना है देखो आज में, ये टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है ना? इतना समझ आया? अब यहां पे एक काम कर रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? एस कितना है मतलब हाइट, एच। यू कितना है? यू है। टी को हम T1 बोल दे रहे हैं, टी को T1 बोल दिया, और टी की वैल्यू भी लगाएंगे हम इसे, जगह कम पड़ जाती है यार इसमें, रुको। कितना हो जाएगा? H इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। शांत रहना। H U कितना हो जाएगा? U U ही है। T का ये वैल्यू लगा दो, ये वाला कितना वैल्यू है? U डिवाइड बाय G प्लस ए। ऊपर जा रहा है तो माइनस का लेंगे, हाफ ए की जगह कितना आ जाएगा? G प्लस ए, और T का ये वैल्यू लगा दो, U डिवाइड बाय G प्लस ए की पावर 2। अरे इस वाले में U का U ही है, T का ये वैल्यू लगा दिया, ए का ये वैल्यू लगा दिया, ऐसा आ गया कुछ। ऊपर जाता है तो कैसा लेते हैं? माइनस का। ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी ना, तो माइनस का ले लिया।
सॉल्व करो जरा इसे। h इक्वल टू ये हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाय g प्लस ए। अच्छा यहाँ पे देखो g प्लस ए का स्क्वायर और g प्लस ए, एक g प्लस ए से कट जाएगा ना, ऐसा बचेगा u स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस ए। अच्छा बताओ, एक u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए में से आधा u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए घटा दिया तो आधा नहीं बचेगा क्या? ये बचेगा u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। ये हाइट निकल आई, हाइट। चलो ठीक है, इतने की हमने बात कर ली। सबसे पहले हमने क्या किया, पहला इक्वेशन लगाया, हमारा टाइम ऑफ एसेंट आ गया, फिर हमने दूसरा इक्वेशन लगाया, हमारा हाइट आ गया। अब यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा बताओ, हाइट तो सेम रहेगी ना, जितने हाइट से ऊपर गया उतनी हाइट से नीचे आएगा। अब इस वाले में हमें T2 निकालना है समय, इस वाले में लगा दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लगाओ जरा यहाँ पर, क्या होता है भाई, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h कितना है, h ही है, ये h का वैल्यू लगा दो। h का वैल्यू आ तो क्या निकल के, कितना आया निकल के, u स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा यहाँ पे जब ये नीचे आता होगा तो शुरू में स्पीड कितना होगा, अरे जब छोड़ते हैं ना ऊपर जाके रुका होगा फिर गिरा होगा ना, तो शुरू में स्पीड कितना है, 0। अच्छा नीचे आ रहा है ना, नीचे तो इस बार प्लस का लेंगे, प्लस का, और इस बार एक्सप्रेशन कितना लेंगे, जब नीचे आ रहा है तो कितना है, और समय को हमने T2 बोल दिया, T2 स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट गया, और T2 स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया u स्क्वायर डिवाइड बाय g प्लस ए शांत g माइनस ए, या फिर T2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट, अंडर रूट जब लगाओगे तो u स्क्वायर का u तो बाहर आ जाएगा और ये अंदर ही रह जाएगा, g प्लस ए g माइनस ए। ये तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट आ गया, नीचे आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है ना, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अभी आगे और समझाएंगे हम, अब कल ही बताएंगे भाई, समय बहुत हो गया।